Hello बच्चों, let's see this question and here this question say describe any 5 difficulties faced by the framers of Indian Constitution। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, निर्माता थे, उन्होंने कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया जब वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डिफ़िकल्टीज़ इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के आगे कौन कौन सी समस्याएं थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, वो आपको 5 पॉइंट्स में अपने आंसर पे लिखनी है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है इंडिया इज़ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी और डाइवर्सिफाइंग कंट्री है। It was not easy to make a constitution keeping in mind the need of all the various group in एंड रीजन। अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब हर ग्रुप और हर रीजन के लोगों के लिए उनके फेवर को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी फॉर्म करना और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ रूल होता है। तो इतने डाइवर्सिफाइंग कंट्री के लिए हर ग्रुप्स के बारे में, हर ग्रुप्स के फेवर को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए ईजी नहीं था। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, डाइवर्सिफाइंग नेचर ऑफ इंडियन कंट्री। राइट, नेक्स्ट है देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देखो क्या होता है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिलती है, 1947 में मिलती है, और इंडिपेंडेंस के साथ साथ इंडिया का पार्टीशन भी हो जाता है। इंडिया जो है वो 2 भागों में बट जाता है, एक बनता है इंडिया और एक होता है पाकिस्तान। तो ये जब इंडिया के जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उस टाइम पे इंडिया आज़ाद होता है 47 में, और पूरे कंट्री जो है वो पार्टीशन के दौर से गुजर रही होती है। तो पार्टीशन के टाइम पे जब रिलीजन बेस पे, धर्म के आधार पे जब लोगों को बांटा जा रहा होता है, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कम्युनल वायलेंस हर जगह हो रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए, एक ऐसे वॉयलेंट भरे माहौल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है देयर वाज अ नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट बहुत सारी थी। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है, देखो क्या था, जब पूरा इंडिया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था, तो उस टाइम पे क्या था, कुछ छोटे मोटे राजा रजवाड़े भी थे, किंगडम्स भी थे, छोटे छोटे किंगडम्स जो थे, उन्होंने राजा जो थे उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की या रानी क्वीन विक्टोरिया की सुप्रीमेसी जो थी उसको तो एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हम आपके अंडर में रह के काम करेंगे, लेकिन अपने एरिया में अपने तरीके से काम करने के लिए हम क्या होंगे, हम बाउंड नहीं होंगे, हम स्वतंत्र होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, इनको बोला गया प्रिंसली स्टेट। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस होता है तो इन प्रिंसली स्टेट को भी इंडिया में शामिल करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस मिल रही होती है इंडिया को, तो ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये प्रिंसली स्टेट के ऊपर उनके ऊपर ये छोड़ देते हैं कि आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अपने आप को एक अलग से स्वतंत्र स्टेट के तौर पे भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और या फिर चाहें तो आप एक इंटीग्रेटेड इंडिया का पार्ट भी बन सकते हैं। तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उन्होंने सभी प्रिंसली स्टेट को एक इंटीग्रल इंडिया में शामिल किया था, और यही रीज़न है कि उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी प्रिंसली स्टेट की, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। उनको शामिल करना इंडिया में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ओके, नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड पीपल विद वेरी डिफरेंट आइडियोलॉजीज ड्यू टू विच इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ कंसेंसस ऑन वन सब्जेक्ट। देखो क्या था ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत सारे मेंबर थे, और जितने भी मेंबर्स होते हैं तो सबकी सोच अलग अलग होती है। तो सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे सबकी अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजी थी। तो ये बहुत ही मुश्किल था किसी एक ही मुद्दे पे सबका कंसेंसस यानी कि सबकी सहमति प्राप्त कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ किसी एक इंसान को पसंद आ रही है वो सबको पसंद आए, या जो सबको पसंद आ रही है वो कुछ लोगों को पसंद ना भी आए। तो ऐसे में बहुत सारी डिस्कशन हुआ करती थी, डिबेट्स होती थी। तो ऐसी डिबेट्स में किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही मुश्किल था, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया नाउ इमर्ज एज फ्री सिटीजन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब जो इंडियंस थे, देखो
जब ब्रिटेन ने पूरे कंट्री को, पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में ले रखा था, तो इंडिया के लोग क्या थे, इंडिया के लोग फ्री तो थे नहीं, वो गुलाम थे किसके, ब्रिटिशर्स के। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है तो सारे इंडियंस जो हैं वो एक फ्री सिटीजन के तौर पे निकल के आते हैं, एक स्वतंत्र नागरिक बनते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इट वाज दस इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्रेमर्स, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, टू इंक्लूड ऑल द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो ऐसे में जो फ्री सिटीजन्स थे, जो बिल्कुल सभी तरीके के बंधनों से बिल्कुल स्वतंत्र थे नागरिक, इनको इनके राइट्स प्रोवाइड करना और इनके लिए ड्यूटीज़ फिक्स करना बहुत ही बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने। इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और वो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बनकर तैयार हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, इम्प्लीमेंट ठीक 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को किया गया था। लेकिन बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 के बाद। और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी जो हमने डिस्कस करी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।